भारत में ना केंद्र और राज्यों के बीच पावर कैसे बंटी है, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है जिसमें संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए आज इसी संतुलन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक देश लेकिन सरकारें इतनी सारी, ये सब मिलकर काम कैसे करती हैं? ये जो बैलेंस है ये आखिर बनता कैसे है? हमारी आज की पूरी बातचीत का फोकस इसी पर रहेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये संघवाद मतलब फेडरलिज्म है क्या। फिर देखेंगे कि संविधान की 3 सूचियां कैसे काम करती हैं, असल में पावर का बंटवारा होता कैसे है, कब कब केंद्र ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और आखिर में कौन है वो संस्थाएं जो इस पूरे सिस्टम की रखवाली करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि ये संघवाद का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, संघवाद या फेडरलिज्म ये सरकार चलाने का बस एक सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि संविधान खुद ही तय कर देता है कि केंद्र सरकार के पास कितनी पावर होगी और राज्यों की सरकारों के पास कितनी। मतलब सारी की सारी ताकत किसी एक के हाथ में नहीं होती। और भारत का जो संघवाद है ना, उसकी कुछ खास बातें हैं। पहली तो ये कि पावर का बंटवारा संविधान में साफ साफ लिखा है। दूसरी, यहाँ 2 लेवल पर सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। और अगर इन दोनों में कोई झगड़ा हो जाए तो उसके लिए एक आज़ाद न्यायपालिका है। सब कुछ संतुलन और सहयोग के सिद्धांत पर चलता है। तो अब सवाल आता है कि ये शक्तियों का बंटवारा होता कैसे है। इसके लिए ना संविधान में एक रूल बुक दी गई है। इसे हम 7वीं अनुसूची कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। इसमें है 3 सूचियां। पहली, संघ सूची, जिस पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार का है, जैसे देश की रक्षा या करेंसी। दूसरी है राज्य सूची, जो राज्यों के अधिकार में है, जैसे पुलिस या स्वास्थ्य। और तीसरी, समवर्ती सूची, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने वाली है। अगर इस तीसरी लिस्ट के किसी विषय पर दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए ना, तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई नियमों की बात, पर असल जिंदगी में, रोजमर्रा के काम में, प्रशासन और पैसों के मामलों में ये बैलेंस कैसे काम करता है, चलिए अब वो देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर देखें तो केंद्र सरकार राज्यों को गाइडलाइंस दे सकती है और राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो उन कानूनों और योजनाओं को जमीन पर लागू करें। और इन दोनों के बीच एक बहुत जरूरी कड़ी होते हैं राज्यपाल, जो केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बिठाते हैं। अब बात करते हैं पैसों की। यहाँ भी पावर बटी हुई है। टैक्स वसूलने के अधिकार केंद्र और राज्यों में अलग अलग हैं। फिर एक वित्त आयोग होता है जो बताता है कि इकट्ठा हुआ पैसा दोनों के बीच कैसे बटेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ग्रांट्स और योजनाओं के जरिए भी राज्यों को आर्थिक मदद देती है। लेकिन भारत का ये जो संघीय ढांचा है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये काफी लचीला है। कुछ खास हालात ऐसे होते हैं जब शक्ति का पल्ला केंद्र सरकार की तरफ भारी हो जाता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा कब और क्यों होता है। और देखिए, ये कोई सिस्टम की खामी नहीं है, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। हमारे संविधान बनाने वालों ने देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ खास सिचुएशंस के लिए केंद्र को ज्यादा ताकत दी है। 356 भारतीय राजनीति में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस असाधारण शक्ति का प्रतीक है जो केंद्र सरकार को मिलती है। ये तराजू कब झुकता है? एक तो है अनुच्छेद 356। इसके तहत केंद्र किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। फिर है अनुच्छेद 352, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, जिसमें ज्यादातर पावर केंद्र के पास चली जाती है। और हाँ, पैसों के मामलों में भी केंद्र का कंट्रोल उसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो फिर सवाल ये है कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में अंपायर की भूमिका कौन निभाता है? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो ये पक्का करती हैं कि संघवाद के नियम कायदे सही से माने जाएं और खेल निष्पक्ष रहे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो है हमारी न्यायपालिका का, जो संविधान की अंतिम व्याख्या करती हैं। इसके अलावा राज्यों के आपसी झगड़े सुलझाने और सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राज्य परिषदें भी हैं। और जैसा हमने पहले देखा, राज्यपाल भी केंद्र और राज्य के बीच एक संवैधानिक कड़ी का काम करते हैं। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक संस्था है जो इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को ही संभाले हुए है, और वो है भारत का चुनाव आयोग। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, देश में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव करवाना।
और तब से लेकर आज तक यही संस्था संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराकर हमारे लोकतंत्र की साख को बनाए हुए है। तो इसके मुख्य काम क्या हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराना, पॉलिटिकल पार्टियों और उम्मीदवारों को रजिस्टर करना, चुनाव के टाइम पर आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना और सबसे ज़रूरी वोटर लिस्ट तैयार करना और उसे अपडेट रखना। ये सारे काम लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे लोकतंत्र की मजबूती और देश के विकास की योजनाओं की कामयाबी इस बात पर टिकी है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कितने अच्छे से काम करती हैं। सहयोग ही संघवाद की असली आत्मा है। लेकिन आज के दौर में इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।